गुड मॉर्निंग क्लास 8। दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ चैप्टर 5। अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरोपियंस जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश आर बिकमिंग रूलर्स ग्रेजुअली, रूलर्स ऑफ इंडिया। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा है 3 वीडियोज़ में कि हाउ डिड ब्रिटिश रिमेन द सोल अथॉरिटी, सोल यूरोपियन पावर इन इंडिया। कैसे अकेला वो बचा। पहले कुछ कंट्रीज़ बाहर हुए, फिर फ्रांस से लड़ाई हुई कार्नेटिक वॉर के बाद, यहाँ पे ब्रिटेन का मेजर इन्फ्लुएंस रह गया। ठीक है, फ्रांस की कुछ कॉलोनी थी, कुछ कॉलोनी पोर्टुगीज़ की बची हुई थी हल्की फुल्की, लेकिन मेजर इन्फ्लुएंस ब्रिटेन का था। मेजर यूरोपियन पावर जो इंडिया में था, जिसके पास मोनोपोली थी, जिसके पास बिजनेस था, जिसके पास फोर्ट्स थे, जिसके पास पोर्ट सिटीज़ था, पोर्ट्स पे कब्जा था, ये आपको ब्रिटेन बचा था। अब ब्रिटेन ने यहाँ से कैसे अपने कंट्रोल को आगे बढ़ाया, तो वो 5-6 पॉलिसीज़ हैं। उससे पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं, बैटल्स हैं, जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा और हमने कहा था कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस हम लोग इसमें कर लेंगे। 2 बैटल्स है ये एक्चुअली में नॉर्थ इंडिया पे, बंगाल और काफ़ी सारा पोर्शन अवध का तो पूरा नहीं, लेकिन बंगाल पे पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था। बंगाल जब मैं बोलता हूँ तो मैं इंडिया के वेस्ट बंगाल की बात नहीं करता हूँ सिर्फ, अभी जो इंडिया में वेस्ट बंगाल है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बंगाल, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल जो इंडिया में है, बांग्लादेश जो कंट्री बन गया है, बिहार का कुछ पोर्शन है, उड़ीसा है। इतने बड़े एरिया का बात कर रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड उस टाइम में जो आपको रीजनल पावर में था। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, उस वीडियो में आप फिर देखिएगा राइज ऑफ रीजनल पावर्स में। मुर्शिद कुली खान ने जो बंगाल बनाया था और मुर्शिदाबाद बनाया था, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रीजनल पावर माना जाता था बंगाल। उसके बाद अवध है। तो ये बंगाल पे कब्ज़ा होना इंडिया में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। ये बंगाल पे कब्ज़ा के बाद, अभी तो ये रूलर्स थे, अब ये पॉलिटिकल मास्टर भी हो गए इंडिया के। यहाँ से ये वहाँ तो लड़ाई ट्रेड तक थी, और यहाँ पे कब्ज़ा जो हुआ है इसमें ये पॉलिटिकल मास्टर हो गए। ये पॉलिटिकल डिसीजंस लेने लगे। पॉलिटिकल डिसीजंस का क्या फ़ायदा है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। 3rd वीडियो में आप उसमें, 2nd वीडियो में आप उसमें देखिएगा, और 1st में भी डिस्कस किया कि पॉलिटिकल कंट्रोल क्यों चाहते थे लोग। तो अब इस 2 लड़ाई को हम लोग को पढ़ना है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि आखिर बंगाल में क्या हुआ। तो हम लोगों ने, तब हम लोग बैटल ऑफ प्लासी पे आएंगे। बंगाल में उस टाइम में क्या हुआ, बंगाल आफ्टर मुग़ल, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या हुआ था। आप लोग जानते हो बंगाल आफ्टर मुग़ल। पहले तो बंगाल वॉज ए स्टेट ऑफ मुग़ल्स का एक एरिया था। उसके बाद वहाँ पे मुर्शिद कुली खान ने औरंगज़ेब के मरने के बाद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था अलग, फिर मुर्शिदाबाद बनाए, बंगाल स्टेट बनाए। उससे पहले क्या हुआ था, जहांगीर ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में क्या दिया था, एक परमिशन दिया था इंडिया में ट्रेड करने का, कि इंडिया में ट्रेड करोगे और कुछ पैसा हमको दोगे, कुछ ट्रिब्यूट्स दोगे। ये जहांगीर ने दिया था। औरंगज़ेब का जब रूल हुआ 16 से पहले, तब तक ये मालूम है कि ब्रिटिश जो हैं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ये जो लोग आए हैं ट्रेडर्स, ये चीटिंग करने लगे। लोग बहुत बड़े चीटर्स थे यूरोपियंस। ये चीटिंग कर रहे हैं, ट्रेड रूल को वायलेट कर रहे हैं। जो समझौता हुआ था ना, वायलेट मतलब ये हुआ, उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। समझौता हुआ था इन दोनों पार्टी में, मुगल्स में, कि तुम क्या लाओगे, क्या ले जाओगे, कितना % तुम हमको हिस्सा दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक अगर माल आया है, गेहूं आया है या कॉर्न आया है, तो तुम उसमें से 10 बोरा हमको दोगे। अब ये लोग उसमें धोखाधड़ी करने लगे। 10 ट्रक माल आए, 1 ट्रक का ही वो हिस्सा उसको दें, झूठी रिपोर्टिंग करें, जैसे होता है करप्शन करने लगे। तो इसका कंप्लेन आया औरंगज़ेब पे कि ये लोग बहुत ज़्यादा करप्शन करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां करने लगे हैं। तो औरंगज़ेब ने समझा बुझा किया, 1 बार 2 बार नहीं माना, तो औरंगज़ेब ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया इसके फोर्ट पे। ये जो हुगली में इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी, हुगली है ना, हुगली बोलते हैं या इसको हुगली बोलते हैं। कोलकाता में इनका फैक्ट्री था, कोलकाता। पहले उस टाइम में कलकत्ता बुलाया जाता था। तो वहाँ क्या क्या था इनका, वो जो फैक्ट्री बनी थी उस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस मतलब होता है
गोडाउन जहाँ पे सारा सामान रखते हैं मैन्युफैक्चर करके। उसके बाद है ऑफिस था, और उसके पास था रेसिडेंशियल क्वार्टर था। तो 3 चीज़ें है, वेयर हाउस है, ऑफिस है, रेसिडेंशियल क्वार्टर है। वेयर हाउस, ऑफिस, रेसिडेंशियल क्वार्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे था। तो अब उसके बाद फोर्टिफाइड किए हुए थे उसको, वो ट्रेड राइवलरी में फोर्टिफिकेशन हो गया था, फौज रखने लगे थे इस एरिया पे। इस पे अटैक किया औरंगज़ेब ने और इन लोगों को डिफीट कर दिया, ब्रिटिश को डिफीट किया। डिफीट करने के बाद इन दरबार में इनकी हाजिरी हुई औरंगज़ेब की, तो वहाँ पे नाक अड़गड़वा दिया। और ये चालाक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो ब्रिटिशर्स थे बहुत चालाक थे। उन्होंने माफ़ी मांगा, नाक रगड़ के माफ़ी मांगा, खूब गिड़गिड़ाए, और फाइनली 1717 में 1717 में ये उससे पहले इन्होंने औरंगज़ेब से एक रिक्वेस्ट किया कि हमको ठीक है, हम अब बदमाशी नहीं करेंगे। जैसे बच्चा होता है ना, क्लास में डिसिप्लिन करता है, तो अब हम बदमाशी नहीं करेंगे, हमको जो है फिर से ट्रेड करने दीजिए। तो औरंगज़ेब बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ी सल्तनत थी उसकी। आपको मालूम, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट अपना जो जोग्राफिकल एरिया में कंट्रोल था औरंगज़ेब के टाइम पे। तो उसने कहा यूरोपियंस आए हैं, ठीक है करने दो। उसने बोला कि ठीक है करो तुमको, लेकिन एनुअल कुछ पैसा देना पड़ेगा, हमको ला के पहुँचाना पड़ेगा कोर्ट में। इसने कुछ पैसे, औरंगज़ेब से गलती हुई, इसने उसको अलाउ कर दिया सम एनुअल पेमेंट पे, साल का तुमको इतना देना पड़ेगा, ट्रेड करना अलाउ करेंगे और बदमाशी तुम नहीं करोगे। वो लोग बोला नहीं, जैसे आप बोलिएगा वैसे ही करेंगे। ये करने लगा। उसके बाद राइज ऑफ रीजनल पावर्स में कहानी जो आप पढ़े हो पिछले वीडियो में, मैंने पिछले सब चैप्टर में जो बताया था, उसमें एक जगह एक वर्ड आया था। तो ये आप समझ लीजिए कि बंगाल अभी जहाँ ये परमिशन का क्या चक्कर है, ये बाद में जाएंगे शायद। यहाँ तक जहांगीर ने अलाउ किया, फैक्ट्री बनी, बदमाशी करने लगे तो औरंगज़ेब को पता चला। औरंगज़ेब ने समझाया, बात नहीं माने तो उसको हमला कर दिया, उनको हरा दिया। हराने के बाद वो लोग दरबार में आए, रिक्वेस्ट किया, प्लीट किया, बहुत गिड़गिड़ाए। तो औरंगज़ेब ने बोला कि एनुअल पेमेंट पे कुछ एनुअल पेमेंट हमको देना, कुछ पैसा देना, और हम तुम लोगों को ट्रेड करने के लिए इजाज़त दे देंगे, लेकिन कोई रूल को वायलेट मत करना। ये लोग तैयार हो गए, ये मामला हो गया ख़त्म। उसके बाद औरंगज़ेब मर गया, औरंगज़ेब डाइड। औरंगज़ेब के डाइड होने से आप जानते हो कि लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्पायर वही है। उसके बाद तो लेटर मुगल्स का पीरियड आता है। तो लेटर मुगल्स के पीरियड में उनको क्या मिला? गोल्डन फरमान। आप जानते हो वो लोग इतना पावरफुल हो गए धीरे धीरे कि फ़ारूक शियार इसको बोलते हैं एक्चुअली में, वो फारूक बोल रहे थे, ये फ़र्रुख है। तो फ़र्रुख शियार से ये क्या लेने में कामयाब हो गए? गोल्डन फरमान 1717 में, 100 साल के बाद 1600 में एंट्री किए हैं, 100 ईयर्स के बाद ये क्या लेने में तैयार हो गए? गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान क्या था? मैंने बताया था, गोल्डन फरमान ने रूल्स चेंज कर दिया। अब इतना प्रेशर डाला होगा, इतना वीक हो गया था वो मुग़ल जिसके दरबार में नाक रगड़े थे, वो इतना वीक हो गया था कि वो एक गोल्डन फरमान, एक उसको परमिशन दिया, उसको एक परमिशन लेटर। उस परमिशन लेटर में क्या था कि राइट टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परमिशन लेटर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स। एक्सपोर्ट मतलब होता है बाहर ले जाना इंडिया से, मतलब एक कंट्री से। इंपोर्ट होता है बाहर का माल लाना, विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जैसे बाहर का नेपाल का कोई सामान इंडिया में लाइएगा तो आपको पे करना पड़ेगा कुछ चार्ज, और इंडिया का सामान नेपाल में ले जाइएगा तो इंडिया आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप यहाँ के गवर्नमेंट को दीजिए टैक्स। इसको बोलते हैं टैक्स, बोलते हैं ड्यूटी बोलते हैं। तो इसने परमिशन क्या ले लिया? विदाउट पेइंग। जो मन में आएगा माल ले जाएंगे इंडिया से बाहर, जो मन में आएगा माल आपके बाउंड्री में लेके आएंगे, लेकिन आपको ड्यूटी पे नहीं करेंगे। ये कहाँ से मिला? और उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फरमान था कि कंपनी जो भी सामान लाएगी, तो ये जो फरमान में जो लेटर वर्ड्स लिखा हुआ था वो कंपनी के लिए लिखा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी सामान लाएगी ले जाएगी, विदाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के लेकर जाएगी। ये कुछ इन्होंने समझौता किया, उसके बदले में ये फ़र्रुख शियार जो है इतना कमज़ोर हो गया था कि वो तैयार हो गया इसके लिए। अब इसके आड़ में, इस फरमान की आड़ में जो था, एक आदमी को कोई पर्ची मिल गई ठेकेदारी की और दूसरे लोग उसमें फर्जी काम खूब कर रहे हैं, तो ऐसा उस टाइम में भी होता था। इलीगल ट्रेड स्टार्ट हो गया, जो ऑफिसर्स थे वो लोग अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिए इसी फरमान के आड़ में। और कोई जो है और भी दूसरे जो सिंगल ट्रेडर्स थे जो कंपनी के नहीं थे
लेकिन कंपनी में काम करते थे या यूरोपियंस थे, वो इस फरमान के बहाने सामान लाते थे, सामान ले जाने लगे और पे नहीं करते थे टैक्स। तो टैक्स पे नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली बंगाल के लिए पूरा लिया था इसने फरमान, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लास्ट रिजल्ट ये होगा कि बंगाल का जो ट्रेजरी है, बंगाल का जो खजाना है, उसमें पैसा जो टैक्सी से आता है ना, ये तो माफ़ कर दिया था फारूक सियार ने, और ये इलीगल मतलब आना था इतना, ढेर सारा आना था, इतना तो माफ़ था, और इतना जो है बहाना बना के इलीगल कर दिए थे। ये देते नहीं थे, बोलते थे कि कंपनी का माल जा रहा है, गोल्डन फरमान के हिसाब से जा रहा है, स्टाफ है, इस तरह से करके ये बचा लेते थे। तो ये जो बंगाल का ट्रेजरी है उसमें रेवेन्यू कम आना शुरू हो गया, पैसा कम आना शुरू हो गया, बहुत रेवेन्यू लॉस हो गया। तो बंगाल के रूलर्स को बहुत गुस्सा आया कि भाई ये जो फरमान है ये दे दिया फारूक सियार ने, उसके बाद ये लोग इलीगल काम भी कर रहे हैं और हमारा पैसा जो है खजाना खाली होता जा रहा है। तो बंगाल में स्टेट ऑफ बंगाल जो मुर्शिद कुली खान ने औरंगज़ेब के मरने के बाद डिक्लेयर किया, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल था, तो उसमें 3 रूलर बहुत ज़बरदस्त आए हैं। एक आया है आपका मुर्शिद कुली खान जो ऑब्वियसली जो फाउंडर था, उसके बाद आपका आया है अलीवर्दी खान, और उसके बाद आया है सिराजुद्दौला, यहाँ पे है ना सिराजुद्दौला है, शुजाउद्दौला नहीं है, ठीक। तो ये 3 रूलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुए हैं। तो मुर्शिद कुली खान के बाद जो अलीवर्दी खान बना, इसको ये सब चीज़ बहुत बुरा लगा कि ये क्या तरीका है, अब तो हम बादशाह का मानते भी नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इस फरमान को क्यों माने। तो उसने अलीवर्दी खान ने एक रूल्स बनाया, ब्रिटेन को बुला के बोला कि ये रूल है, इस पर आपको चलना पड़ेगा, हम गोल्डन फरमान वगैरह को नहीं जानते हैं, वो किसी से हुआ होगा आपका समझौता, आप आइए बैठिए, ये 5-6 रूल है, इस रूल पे अगर आप चलिएगा तो आपको बंगाल में ट्रेड करने देंगे, वरना यहाँ से फैक्ट्री समेटो और निकलो। ये कौन लेके आया, अलीवर्दी खान ने। तो अलीवर्दी खान ने जो रूल लाया है उसको हम देखते हैं क्या है। वो बहुत अच्छा रूल था, और क्यों लाया ये हमको समझ में आ गया, रूल क्यों लाया। तो उसका रूल था अलीवर्दी खान्स रूल्स। क्या रूल लेके आया, फॉर ब्रिटिश कंपनीज रूल लेके आया। तो नंबर 1 रूल था, जो ऑफिशियल्स हैं, भले ही वो कंपनी के ऑफिशियल हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, अगर प्राइवेट ट्रेड में हैं, अपना ट्रेड कर रहे हैं, तो कस्टम ड्यूटी पे करना होगा। यू हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी, ये पहला रूल था। कंपनी के कर्मचारी भी हैं लेकिन अपना ट्रेड कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं कोई, तो उनको पैसा, कस्टम ड्यूटी मतलब ये होता है कोई सामान इंडिया में लाएंगे या लेकर जाएंगे, पैसा देना होगा, ये आप मानते हैं। अगर नहीं करेंगे, उसने धमकी दिया अलीवर्दी खान ने, अगर नहीं करेंगे तो जितना ट्रेड हो रहा है उस पर जो भी कस्टम ड्यूटी माफ़ किया हुआ है सबको विड्रॉ कर लिया जाएगा। मतलब गोल्डन फरमान का जो फैसिलिटी है उसको, फरमान का जो भी फैसिलिटी है उसको हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। ये कंडीशन दिया पहला। या तो ठीक है गोल्डन फरमान आपने बादशाह से कर लिया, फारूक सियार से, ठीक है हम उसको ऑनर करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट ट्रेड होगा उसमें आपको कस्टम ड्यूटी देना होगा। कंपनी वाले को हम चलो ठीक है वो बात हो गई है तो हम माफ़ कर देंगे। अगर ये भी पे नहीं करेगा तो हम पूरे सबसे लेंगे, फिर हम गोल्डन फरमान वगैरह कुछ नहीं मानेंगे। तो ये पहला कंडीशन इसने बताया फारूक सियार, इसने अलीवर्दी खान ने। उसके बाद दूसरा कंडीशन बताया कि जो ये आपको क्या करने लगे थे ना ये लोग, ट्रेड राइवलरी था, ट्रेड राइवलरी में ये लोग फोर्टिफिकेशन करने लगे थे अपने अपने फैक्ट्री का, ताकि हमला नहीं हो, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ वाले ही हमला कर देते थे। अब तो कोई यूरोपियन कंट्रीज़ बचा नहीं था यहाँ पे, अब ये लोग फोर्ट बना रहे थे, अब आर्मी रख रहे थे। तो अलीवर्दी खान ने कहा कि नो फर्दर फोर्टिफिकेशन, अब दीवार ऊंची नहीं होगी। अब किससे डर है तुमको, यूरोपियन से डर था, अब हमसे क्या डर है, हमारे एरिया में तो रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप अपने फैक्ट्री का दीवार ऊंचा नहीं करेंगे, अब फोर्ट्स नहीं बनाएंगे, अब फौज नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन था ये लोग यहाँ पे कॉइन्स भी मिंट करते थे, कॉइन्स बनाते थे। बोला कि नहीं, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स यहाँ नहीं चलेगा, इसको आप रोक दीजिए। ये सारा कंडीशन बता रहे हैं कि आपको मिंटिंग भी नहीं करना कॉइन्स का। और चौथा कंडीशन बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट्स पे कीजिए, पे लार्ज अमाउंट, मतलब जो पैसा जो देते हैं
ये ट्रिब्यूट मतलब वही होता है पैसा, एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा खजाने में एक्स्ट्रा रेवेन्यू। तो ये 4 कंडीशन अली वर्दी खान ने अंग्रेज़ों के सामने बुलाकर कंपनी के ऑफिशियल्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रखा कि आप प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो, कस्टम ड्यूटी दो, कंपनी का जो कोई माल आ रहा है अगर कंपनी के लिए तो फिर हम उसको ठीक है, हम उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम कोई फरमान को नहीं मानेंगे, सारा ड्यूटी आपको देना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा, फोर्टिफिकेशन आपका नहीं होगा, अब आप फोर्ट्स नहीं बनाएंगे, अब आप फौज नहीं बढ़ाएंगे, अब आप चार दीवारी को ऊंची नहीं करेंगे क्योंकि अब आपको किससे खतरा है। तीसरा, आप अपना जो कॉइन्स बनाते थे, प्रिंट करते थे, बनाते थे, वो जो प्रिंट क्या ये होता था, आप कॉइन्स जो बनता है ढालते थे, तो मिंटिंग उसको बोलते हैं, आप पढ़ भी चुके हो इंग्लिश में, तो मिंटिंग कॉइन्स नहीं होगा। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट आपको पे करना होगा। अगर आप इससे एग्री करते हो तो हमारी बात को मानो, हम ट्रेड कर देंगे, अदरवाइज हम एग्री नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कंपनी ने एग्री किया होगा? ये 4 एकदम पॉइंट्स याद रखो, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी ने क्या किया, कंपनी को यूरोप में, ब्रिटेन को काफ़ी सारा लड़ाई में फ्रेंच को हराते जा रहे थे यूरोप में। बीच में नेपोलियन वगैरह का पढ़ा होगा ना हम लोगों ने, तो देखा होगा कि उस टाइम में भी ब्रिटेन फिर बाद में हावी होने लगा। तो ब्रिटेन का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, हाई कॉन्फिडेंस। क्यों हाई कॉन्फिडेंस था ये पूछा जाएगा, क्योंकि दे वर विनिंग वॉर्स इन यूरोप अगेंस्ट फ्रेंच के अगेंस्ट में खूब सारा जीत रहे थे, इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। इन्होंने अलीवर्दी खान के कंडीशन को मानने से मना कर दिया। अलीवर्दी खान का जो कंडीशन था, रूल्स था, उसको मानने से मना कर दिया, क्योंकि इनको लग रहा था कि अरे इसको हम हरा देंगे। मानने से मना कर दिया तो क्या हुआ, उसके बाद अलीवर्दी खान इंतकाल कर गया। अलीवर्दी खान के बाद जो नवाब बना है बंगाल का 1756 में, उसका नाम था, वो भी बहुत पावरफुल था, सिराजुद्दौला। इसका अलीवर्दी खान मर गया और सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उसको पता चला कि ये रूल्स को नहीं मान रहे हैं, तो सिराजुद्दौला ने उनको दावत दिया कि आइए, बुलाइए। सिराजुद्दौला बहुत गुस्सा हुआ, फ्यूरियस हुआ कि हमारी अलीवर्दी खान ने इतना ज़बरदस्त रूल बना के दिया, इसको माने, इसको भगा देंगे। तो नेगोशिएशंस हुआ। नेगोशिएशंस मतलब होता है बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत फेल हो गई, कामयाब नहीं हुई। किसमें नेगोशिएशन हुआ? सिराजुद्दौला विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बातचीत नाकामयाब हुई। तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी इनकी, कासिम बाज़ार फैक्ट्री के नाम से, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उस पर सिराजुद्दौला ने हमला कर दिया, अटैक्ड। कैलकाटा फोर्ट पे भी हमला कर दिया, 2 जगह हमला किया, 2 जगह अटैक कर दिया। सिराजुद्दौला ने अटैक किया। क्यों अटैक किया? क्योंकि अलीवर्दी खान का जो रूल्स था उसको कंपनी वाले नहीं मान रहे थे, अभी तक फ्रॉड बन रहे थे, अभी तक धोखा दे रहे थे, अभी तक बंगाल को रेवेन्यू लॉस मिल रहा था। तो सिराजुद्दौला ने 2 जगह हमला कर दिया, कासिम बाजार फैक्ट्री पे और कैलकाटा फोर्ट पे हमला कर दिया। यहीं से लड़ाई शुरू हुई। यहीं पे एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की, जिसने धोखे से अपने ट्रेड को जारी रखा, क्योंकि धोखेबाजी में ब्रिटेन नंबर 1 के थे, ट्रेचरस वेस्ट से इन्होंने अपना ट्रेड को जारी रखा और उसके बाद प्लान बनाया कि किसी तरह से अब बंगाल पे हमला करना है, बंगाल से लड़ना है। और ये उसका प्लानिंग करने लगा कि कैसे करे। बंगाल की फ़ौज बहुत बड़ी थी, बहुत पावरफुल थी। ये कंपनी की फ़ौज थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की फ़ौज नहीं थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज थी। तो ऑब्वियसली बंगाल से बहुत कमज़ोर थी, उतने लोग भी नहीं थे इंडिया में इसके पास। बंगाल की जो अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला की फ़ौज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती थी इंडिया में, तभी वो अपने रीजनल पावर को बचा के रखे थे। तो इसने प्लान बनाना शुरू कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने कि किसी तरह से बंगाल को हराना है। तो बंगाल को हराने के लिए फ़ौज से अगर हम लड़ेंगे ताकत से तो ये इसको नहीं हरा पाएंगे, तो हम लोग कुछ धोखाधड़ी का काम करते हैं। तो इसने धोखाधड़ी से बिजनेस भी चालू रखा और धोखाधड़ी से अपने जासूसों को उसके महल में छोड़ दिया और वहाँ से 3 आदमी को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए लालच देके। तो यहीं से होता है जो कहानी शुरू होती है वो बैटल ऑफ प्लासी की। अब ये प्लासी के मुकाम पे
लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी 717, ये प्लासी बंगाल में एक जगह है, 1757 में। ये रॉबर्ट क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव भी बोलते हैं इसको। इसने 3 आदमी को मिलाया, एक मिलाया मीर जाफ़र, एक मिलाया जगत सेठ और एक मिलाया अमीन चंद। ये 3 लोगों को सिराजुद्दौला के 3, मीर जाफ़र कौन था? मीर जाफ़र कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला के फ़ौज का। सोच लो, इतना स्ट्रॉन्ग फ़ौज, उसका कमांडर इन चीफ। जगत सेठ कौन था? बैंकर था, सारा पैसा ट्रेजरी इसी के पास था। अमीन चंद बहुत बड़ा ट्रेडर था, बिजनेसमैन था। इनको लालच दिया कि सिराजुद्दौला को हटाओ, क्या सिराजुद्दौला के चक्कर में पड़े हो? सिराजुद्दौला को मार के तुमको बना देंगे बंगाल का नवाब। और ब्रिटेन का पर्पस क्या था? दे वांटेड अ पपेट, पपी से बना पपेट। वो चाहते थे कि कोई ऐसा कुत्ता हो जो हमारा जो नवाब हो, ताकि वो हमारी बात माने। तो मीर जाफ़र को लालच दिया कि तुम छोड़ो, तुमको हम सिराजुद्दौला के मरने के बाद वहाँ का नवाब बना देंगे। तो इसको ये लालच हो गया। जगत सेठ को बोला कि तुम्हारा और इनकम बढ़ जाएगा। ये 3 आदमी को तोड़ने में कामयाब रहा ये रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद लड़ाई हुई 1757 में प्लासी में, 23 जून को लड़ाई हुई। और ये लड़ाई सबसे अनोखी लड़ाई थी दुनिया की। बहुत बड़ी फ़ौज थी प्लासी की और ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ी सी फ़ौज थी। लड़ाई के में जब प्लासी पहुँचे तो ये जो बंगाल का जो कमांडर था वही गायब था। मतलब सोचिए, कैप्टन ही नहीं आया। 2 टीम फुटबॉल खेलने गई, क्रिकेट खेलने गई, कैप्टन ही गायब हो गया। तो इसका कमांडर ही गायब हो गया। कमांडर टर्न अप हुआ ही ना, गए नहीं बैटल फील्ड में। और एकदम आसानी से बहुत कम फौज लेके एक बहुत बड़ी फौज को ब्रिटेन ने हरा दिया। तो ये जो हराया है, ये पहला कंट्रोल, ये ब्रिटेन ये जो कंपनीज है, कंपनी अभी ट्रेडिंग कंपनी थी, अभी तक ट्रेड करती थी, बिजनेस करती थी। यहाँ पे ये क्या हो गई? पॉलिटिकल पावर हो गई। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है एक्चुअली है कन्वर्जन ऑफ अ ट्रेडिंग कंपनी इनटू, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है, इनटू पॉलिटिकल पावर। मतलब ये लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं लड़ी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी। और बेवकूफ़ बना के धोखाधड़ी से और इंडिया के कुछ लोगों का लालच, ऐसी पहले फैक्शनलिज्म था, हमने पढ़ा होगा, ऐसी थोड़ी हमला किया। यही फैक्शन का फ़ायदा उठाया, उसी के कोर्ट में थे। और सिराजुद्दौला को पता भी नहीं चला, सोचा सब चीज़ ठीक ठाक है, जीत जाएंगे आराम से। और सिराजुद्दौला ने ये उसके ज़मीन के नीचे, समझिए कि उसके कोर्ट से इन लोगों को निकाल लिया। और इन लोगों के धोखाधड़ी की वजह से बंगाल पे काफ़ी हद तक उनका कब्ज़ा हो गया। और बंगाल पे मीर जाफ़र को इन्होंने बना दिया बंगाल का नवाब। तो मीर जाफ़र के अंडर में बंगाल कैसा रहा, इसको हम देखेंगे। तो हम नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर, वो उतना डिटेल में नहीं है, वो आप समझ जाएंगे। तो पहला आपका है कि जहांगीर से फरमान मिला है, ओके। दूसरा आपको क्या है? औरंगज़ेब के टाइम में बदमाशी की। उसके बाद औरंगज़ेब से फिर इन्होंने एनुअल पेमेंट पे ग्रांट ले लिया, परमिशन ले लिया। तीसरा है इन्होंने गोल्डन फरमान लिया फ़ारूक सियार का, उससे बंगाल को रेवेन्यू लॉस हुआ। तो अली वर्दी खान ने मानने से इनकार कर दिया। उसने सेट ऑफ रूल्स बनाया, उस रूल्स को इन्होंने नहीं माना, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह नहीं माना। तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, उसने नेगोशिएशन के लिए बुलाया, बातचीत के लिए आए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ब्रिटेन क्यों नहीं सक्सेसफुल रहा? कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अश्योर्ड थी कि हमको कुछ नहीं हो सकता अब, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छी ताकत है, फ्रांस को हर जगह हरा रहे थे वो। तो सिराजुद्दौला ने 2 जगह हमला किया, कासिम बाजार फैक्ट्री पे, कलकत्ता फोर्ट पे। उसके बाद ये लड़ाई हुई। रॉबर्ट क्लाइव को लग रहा था कि जीत नहीं पाएंगे, तो उसने सोचा कि इन्हीं के लोगों को तोड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो था कमांडर, उसको लालच दिया कि तुमको नवाब बना देंगे, उसको तोड़ लिया। वो लड़ाई में गया ही नहीं, लास्ट टाइम में शामिल नहीं हुआ। जगत सेठ बैंकर को, अमीन चंद ट्रेडर को, तीनों को तोड़कर और अपने पपेट को, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। तो अब देखते हैं मीर जाफ़र क्या ज़िंदगी भर वहाँ का नवाब रहा या उसके साथ कुछ धोखा भी हुआ। तो अंग्रेज़ तो शुरू से धोखेबाज थे, शुरू से जो ब्रिटेन यूरोपियंस रहे हैं। तो मीर जाफ़र साहब बन गए बंगाल के नवाब ऑफ बंगाल। ठीक, खूब सारा पैसा वैसा सब अलाउ कर दिया इसको। और ही वॉज एक्चुअली अ पपेट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है ना, उसका पालतू बन गया, पेट बन गया। लेकिन
डेली अंग्रेज़ों का डिमांड बढ़ता जा रहा था। जब आप कुत्ते को एक हड्डी दे देंगे तो वो डेली आएगा, 2 हड्डी 3 हड्डी, इट हैपेंस। तो डेली उसका डिमांड बढ़ता गया। तो अल्टीमेटली एक टाइम में मीर जाफ़र को लगा कि अब तो कितना दे दें, सब कुछ दे दें क्या, नवाब किस लिए बने थे, आखिर इतना बड़ा धोखा किया हम अपने किंग के साथ, नवाब के साथ, तो इसीलिए किए थे कि सब चीज़ इसी को दे दें। तो इसने अपोज करना शुरू कर दिया एक टाइम में ब्रिटेन का, यार इतना तो नहीं मांगे थे तुम, अब तो मांगते ही जा रहे हो, सब तुम्ही को दे दें, फिर क्यों बनाए थे नवाब। तो ब्रिटेन को लगा कि अब मेरे काम का नहीं है, तो उसके सन इन लॉ को उसके खिलाफ भड़काया। सन इन लॉ का नाम था मीर कासिम। मीर कासिम को इसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। द न्यू नवाब, इसको लालच दिया कि तुमको हम बना देंगे नवाब। ये सोचा हटाओ छोड़ो इसको, शुरू को ये नवाब बन गया। तो ये ज़िंदगी भर नवाब रहा नहीं, अब नवाब बना तो 3 जगह का दे दिया, बर्दवान मिदना, उसके बाद है आपको मिदनापुर, और उसके बाद है चिटगांव। ये 3 जगह का इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा ट्रेडिंग राइट, सब ज़मींदारी दे दिया, पूरा टैक्स वसूलो, खाओ पियो ऐश करो, ये 3 स्टेट जगह पूरा दे दिया इसको मीर कासिम ने। लेकिन मीर कासिम को भी लगा, कुछ दिनों के बाद लगने लगा कि बहुत डिमांडिंग होता जा रहा है ब्रिटेन। फिर ये भी सोचा कि हम इसको क्यों धोखा दिए थे, इसीलिए धोखा दिए थे कि सारा समेट के इसको दे दें। तो मीर कासिम ने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया, ब्रिटेन से अलग करना शुरू कर दिया। जब इसको लगने लगा कि सब चीज़ मांग रहा है, आखिर इसको भी कुछ एरिया चाहिए रूल करने के लिए, तब इसने कुछ स्टेप्स उठाना शुरू किया। देन मीर कासिम टुक सर्टेन स्टेप्स। क्या क्या स्टेप लिया? पहला, डिसमिस कर दिया कोर्ट ऑफिशियल को। उसके कोर्ट में, उसके दरबार में जितने भी ऐसे लोग थे हु फेवर्ड ब्रिटिश, इसको डिसमिस करना शुरू कर दिया, हटा दिया उसको। ये ब्रिटेन को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि हमारे लोगों को निकाल रहा है, हर जगह जासूस बैठा के रखता था। दूसरा काम क्या किया? दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स जो थे लड़ाई में, वॉर में, मॉडर्न वेपन्स में, उसको हायर करना शुरू कर दिया कि मेरे फ़ौज को तैयार करो ताकि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़ौज से लड़ाई ले सके, पंगा ले सके। तो ये काम शुरू कर दिया, दूसरा स्टेप लिया। तीसरा स्टेप लिया, इंटरनल ट्रेड पे ब्रिटिश बहुत चालाक थे, इंटरनल ट्रेड पे टैक्स लगवा दिए थे वो सरकार से, अपना टैक्स छुड़वा लिए थे कि हम कोई टैक्स ड्यूटी नहीं देंगे। अंदर का आदमी जो ट्रेड करेगा, जैसे इंडिया का कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता, उसको बहुत हेवी टैक्स लगता था, बहुत दिमाग लगाया था, इसमें मेरा ही सामान बिके, उसका सामान महंगा था। इसने क्या किया, सारा इंटरनल ट्रेड जो टैक्स लगता था उसको एबॉलिश कर दिया, हटा दिया। बोला नहीं, हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो कम्पीट करने लगे थे ब्रिटेन के, उनका भी सामान अब सस्ते में बिकने लगा था क्योंकि टैक्स भी नहीं पे करना होता, तो उनकी कमाई बढ़ने लगी। चौथा काम उन्होंने किया कि लिमिट लगा दिया। ये ट्रेड प्रिविलेज जो मिला हुआ था, इसको आज़ादी जो मिली हुई थी बहुत सारा ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस पर लिमिट, उसको आगे बढ़ाने से मना कर दिया, उसको रोक दिया, कई जगह कर्टेल कर दिया। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन ब्रिटेन के पास पहुंचा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कि हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, यूरोपियन एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं, कहीं लड़ाई की तैयारी तो नहीं है, हम पैसा भी, प्रॉफिट भी कम हो रहा है क्योंकि ट्रेड वाले में टैक्स हटा दिया है इंटरनल लोगों के लिए, जो उसके अपने लोग थे, जो इंडिया के लोग थे, प्लस हमारा पावर को अब आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो वो लोग बहुत गुस्सा हुए ब्रिटेन जो है, और उन्होंने सोचा कि किसी तरह से मीर कासिम को भी हटाया जाए। तो इन लोगों ने, कंपनी ने सोचा कि इसको तैयारी करने देते हैं, इतने में तो तैयार हो जाएगा, तो हमसे लड़ लेगा, तो हो सकता है ये पावरफुल बन जाए, इसको तैयारी करने से पहले इस पर दोबारा हमला कर देते हैं, इस पर हमला ही कर देते हैं इसको। तो ब्रिटेन ने यहाँ पे जब ये कंडीशन सुना, तो ब्रिटेन अटैक बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अटैक कर दिया, हमला कर दिया, किस पे? बंगाल पे। अब मीर कासिम जो यहाँ का नवाब था वो जान बचाकर भागा, स्केप किया अवध। अवध में कौन था नवाब? अवध में मीर कासिम जमा हो गए, वहाँ पे नवाब थे पहले से शुजाउद्दौला। वहाँ इन्होंने उसको बताया कि देखो ऐसे ऐसे कर रहा है ये, पहले तो ऐसे ऐसे किया,
अब ये और एरिया मांग रहा है, बताओ कैसे सब कुछ दे दें। तो शुजाउद्दौला को भी लग रहा था कि वो पावर बढ़ेगा ब्रिटेन का, तो हमारा भी खतरा है। तो अवध में उसके बाद शाह आलम II था मुग़ल गवर्नर, मुग़ल रूलर एम्पेरर, उसको भी इन्होंने किया। इसको भी डर था कि बहुत परेशान करते हैं कंपनी वाले, डेली नई नई डिमांड। तो इन तीनों ने सोचा कि अच्छा मौका है, इन तीनों ने एक अलायंस बना लिया। और बक्सर में, बिहार से यूपी जाइएगा तो बक्सर मिलेगा, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो अलायंस था, अलायंस ऑफ इंडियन रूलर्स, 3 थे इसमें, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुग़ल एम्परर शाह आलम II। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के, इन दोनों अलायंस के बीच में लड़ाई हुई और ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको हरा दिया, वॉन, इस पूरे अलायंस को हरा दिया। इस पूरे अलायंस को हराने का इम्पैक्ट क्या हुआ कि पूरा का पूरा बंगाल ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। यहाँ पे पूरा बंगाल, अभी तो पपेट्स था, अब ये पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल, इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट रीजनल पावर पे ब्रिटेन का पॉलिटिकल कंट्रोल। पहला रूलर बन गए थे, अब ट्रेडर से पॉलिटिकल पावर बने और यहाँ पे इंडिया के रूलर बन गए, एक स्टेट के कंपनी रूलर बन गई। तो 1764 में एक्चुअल रूलर, तो बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर इज लिंक टू बैटल ऑफ प्लासी। इसमें भी इस अवध की लड़ाई नहीं है, ये बंगाल के लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि वो बंगाल का हुआ था या अवध का हुआ था, ऐसा नहीं है, बंगाल ही की लड़ाई थी जिसमें अवध और ये अलायंस में आया। इसका एंड क्या हुआ, हार गए तो एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ इन तीनों के बीच में और ब्रिटेन के बीच में। अब डॉक्यूमेंट जो साइन हुआ बहुत मज़ेदार डॉक्यूमेंट है, वो आप देखिए क्या किया ब्रिटेन ने। वो लड़ाई में खर्चा हुआ था, शाह आलम को बोला कि आप जाइए, निकलिए, हमको बंगाल से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है, आप निकल जाइए। तो शाह आलम को बोला कि आप निकलिए। शाह आलम II को बोला, मुग़ल रूलर को, कि आप इधर से निकलिए। तो आप निकलिए, तो आप निकलिएगा क्या होगा कि आप फोर्ट में रहिए, आप फोर्ट में रहिए, फोर्ट में रह सकते हैं और सारा खर्चा आपका एक्सपेंस हम देंगे, ब्रिटेन देगा, इसलिए आप निकल लीजिए यहाँ से। आपको हम पैसा देंगे, 26 लाख एनुअल ट्रिब्यूट देंगे उस टाइम में, इतना उस टाइप का जो करेंसी है वो हम देंगे आपको। ये किसको दिया, मुग़ल को। उसके बाद प्रोटेक्शन देंगे हम आपको, ये सारा लालच इसको दे दिया कि आप निकल लीजिए, आपसे मतलब नहीं है। ये देखा कि हार तो गई हैं, ये सब मिल रहा है। अब ये पैसा कहाँ से लाए, 26 लाख, तो ये उसको पकड़ा, अवध का था कि आपने उसको क्यों सपोर्ट किया, बंगाल तो पूरा ले लिया है, इसको बोला कि आप निकल लीजिए, आपको पैसा दे देते हैं, हम दिलवा देते हैं, दिलवा भी देंगे एनुअल, और आपको फोर्ट में रहने देंगे, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे। अवध को बोला कि तुमने उसको सपोर्ट कर दिया बंगाल को, तो तुमको भी हम छोड़ देते हैं, तुम्हारा टेरिटरी हम छोड़ देंगे, लेकिन इंडेमनिटी तुमको 50 लाख का देना पड़ेगा। इंडेमनिटी मतलब होता है फाइन, खर्चा तुमको देना। इंडेमनिटी कॉस्ट ऑफ वॉर निकाल लिया अवध से। अवध को बोला लड़ाई में ना बहुत खर्चा हुआ है, तुमको तभी छोड़ेंगे, तुम पूरा पैसा दो। इसी से पैसा लेके इसको दे दिया, 2 साल का हो गया सेटिंग। तो ये काम किया पूरा, इसका पैसा लिया, यहीं का पैसा लिया, इसी को दे दिया। ये तीनों पार्टनर थे, अलायंस में थे। कितना अच्छा से इन्होंने दिमाग लगाया और बंगाल को पूरा, अवध वाले को बोला कि ले लो, उसको सोचा कि बाद में इसको टेक ओवर करेंगे, बाद में अवध को भी टेक ओवर किया, यहाँ तक रिस्टोर कर दिया, अवध वाले को दे दिया, लेकिन बोला कि तुम वॉर का खर्चा उठा लो, इंडेमनिटी उसी को बोलते हैं, फाइन तुम्हारा लगेगा। इसको बोल दिया कि तुमको पैसा दे देते हैं, बंगाल को पूरा एनेक्स कर लिया। तो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 2 वॉर जो है, बंगाल पे पूरा कंट्रोल, फुल कंट्रोल, पॉलिटिकल हर तरह का कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया ब्रिटेन का। इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा बंगाल में ब्रिटेन का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल हो पाया। यहाँ से फिर वो, उसके बाद वो 5-6 जो हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिसीज़, वो पॉलिसीज़ अपनाकर धीरे धीरे पूरे इंडिया पे लास्ट में आउटराइट वॉर्स, टीपू सुल्तान और इसको हराकर वो लास्ट में पूरे इंडिया पे कैप्चर कर लिया। तो दिस इज़ द स्टोरी टिल नाउ। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दोज पॉलिसीज़ and plus outright wars.